स्टार्ट करते हैं आज का अगला लेक्चर, लेक्चर नंबर 7 बायोमोलिक्यूल। और यहां तक हम आ चुके हैं। इसमें टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड। ओलिगोसैकेराइड जो है इसको हम करेंगे आज, और पॉलीसैकेराइड भी आज ही खत्म हो जाएगा। और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी जो टारगेट पे है वो भी कई क्वेश्चन खत्म होंगे इसमें। ठीक है, तो क्लास करते हैं स्टार्ट। अभी भी शायद इंटरनेट कनेक्टिविटी एरर। तो टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड, जिसको हम डिवाइड करेंगे इस तरह से। ओलिगोसैकेराइड क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरी, जो हमें 12th क्लास में पढ़नी है। उसमें से एक है आपका सुक्रोज। अब सुक्रोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 प्रोडक्ट निकलेंगे, एक है ग्लूकोज और एक है फ्रक्टोज। और दोनों के दोनों आपस में जो लिंक होता है इनमें, वो होता है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। 2 मोनोसैकेराइड को जो जोड़ती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, 2 एमिनो एसिड को जो जोड़ती है पेप्टाइड लिंकेज। अगला है माल्टोज। माल्टोज को हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 प्रोडक्ट हैं, एक का नाम है ग्लूकोज और दूसरे का नाम भी है ग्लूकोज। ठीक है, ये सुक्रोज के 2। ये भी आपस में मोनोसैकेराइड जो ज्वाइन है वो है आपका कौन सा बॉन्ड? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। और तीसरा है हमारा सुक्रोज और माल्टोज के अलावा लैक्टोज। तो लैक्टोज में एक है ग्लूकोज और दूसरे का नाम है गैलेक्टोज। आपस में जो इनकी बॉन्डिंग है वो भी ग्लाइकोसिडिक बॉन्डिंग है। यहाँ पे इस बॉन्डिंग को बोलते हैं हम, जो O से कनेक्टेड है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। आज का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, अब इस ग्लाइकोसिडिक लिंकेज में ये पूरा ओलिगोसैकेराइड क्लासिफाई हो गया। मोस्टली स्टूडेंट पहले से ही जानते होंगे इसको। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं अगले टॉपिक पे। इसके ग्लाइकोसिडिक के बाद, ओलिगोसैकेराइड के बाद, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। इस पे शॉर्ट नोट आएगा आपका बड़ा खास। क्या होती है ग्लाइकोसिडिक लिंकेज? ऐसे लिंकेज जो 2 मोनोसैकेराइड को जोड़ती है। फॉर एग्जांपल ये देखो 1 2, ये आ गया आपका। आपको याद होगा लास्ट क्लास में हमने इस तरीके से पायरिन स्ट्रक्चर बनाया था। तो ऐसे आपको एक स्ट्रक्चर बनाना है जिसमें 1 2 3 4 और 5 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन यहाँ आता है CH2OH। और इस कार्बन में HOH जो एनोमेरिक कार्बन है, ये रिप्रेजेंट करता है कि OH आपका राइट में या फिर बॉटम में है, which represent this is alpha, this is your alpha D positive ग्लूकोपाइरिनोज। ठीक है, अब 2 से हम क्या स्टार्ट करते हैं? राइट लेफ्ट राइट राइट, लेकिन यहाँ का जो राइट है वो O से लिंक है, तो जो बच गया वो HH सारे की जगह लगा दो। ये आपका बन गया अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरिनोज। ऐसे ही आपको एक और स्ट्रक्चर यहां बनाना पड़ेगा, बिल्कुल सेम। यहाँ ऑक्सीजन है और ये है आपका
1 2 3 4 5, यहाँ पर कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 और 6 पे आपका CH2OH। ठीक है, 1 2 3 4 5 और ये 6 है। अब 1 पे वही HOH। अब उसके बाद राइट लेफ्ट राइट राइट, तो भाई ये हो गया आपका राइट, ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट और राइट। इसमें तो O यहाँ लिंक है तो यहाँ तो H ही रह जाएगा, H H H H, और ये कंप्लीट स्ट्रक्चर ये भी बन गया। अब आप सोचो, अगर इन दोनों को पास में लाएं, ये भी आपका क्या है, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूको पायरिनोज। ठीक है, और ये दोनों के दोनों आपस में इससे लिंक है, ये H और OH यहाँ से ये निकल जाएगा। अब यहाँ से H और OH निकल गया तो क्या निकल गया, पानी निकल गया। और पानी निकलने के बाद जो रहेगा वो रहेगा आपका सिर्फ O, यानी जब ये कंपाउंड दोनों के दोनों O से लिंक हो जाएं तो समझ जाओ ये लिंकेज है आपकी ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, जो दो मोनोसेक्राइड के बीच में होती है। तो ये ग्लाइकोसिडिक लिंकेज है तो दो मोनोसेक्राइड के बीच में, इसका नाम है अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरिनोज, अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपाइरिनोज। अब जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं कि ये दोनों मोनोसेक्राइड किस कार्बन से लिंक है, तो देखो ध्यान से, ये पहला कार्बन है और ये फोर्थ कार्बन है, तो हमेशा इनकी लिंकेज C1 और C4 कार्बन से होती है। इसकी लिंकेज ग्लाइकोसिडिक लिंकेज हमेशा C1 और C4 कार्बन से ही होती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था आज का, तो सबसे इंपॉर्टेंट यही है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। चलते हैं अब अगले टॉपिक की तरफ, और हमारा अगला टॉपिक है ओलिगोसैकेराइड खत्म होने के बाद पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड की क्लासिफिकेशन अगर देखोगे तो तीन इसकी भी है, पॉलीसैकेराइड, और इसमें आता है आपका स्टार्च, सेल्यूलोज एंड ग्लाइकोजीन। तो ये है आपका स्टार्च, ये है आपका सेल्यूलोज और ये है आपका ग्लाइकोजीन। बताओ जल्दी से चैट सेक्शन में जाओ और बताओ ग्लाइकोजीन का दूसरा नाम कौन बता सकता है, ग्लाइकोजीन का सेकंड नेम। बहुत बढ़िया दीपांशु, ठीक है, दीपांशु ठीक है भाई। इसके अलावा ग्लाइकोजीन का दूसरा नाम होता है एनिमल स्टार्च, इसी को बोलते हैं हम एनिमल स्टार्च, ये इसका दूसरा नाम है, ये लीवर में होता है। स्टार्च की क्लासिफिकेशन जो होती है ये होती है अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन, ये स्टार्च की क्लासिफिकेशन है जो प्लांट में होता है। चित्रा बिल्कुल ठीक है। अब एक और डिफरेंस आ गया आपका, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपेक्टिन। तो ये भी एक खास डिफरेंस है, इंपॉर्टेंट। क्या, अमाइलोज जो स्टार्च होता है ये पानी में सॉल्युबल होता है और अमाइलोपेक्टिन जो होता है ये पानी में इनसॉल्युबल होता है। अच्छा, इसके अंदर सिर्फ 15 से 20% स्टार्च होता है, इसके अंदर 80 to 85% स्टार्च होता है। और तीसरा लार्ज डिफरेंस है, ये लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है, लॉन्ग अनब्रांच चेन, और ये आपकी होती है लॉन्ग ब्रांच चेन। ठीक है, ब्रांच चेन। अब इसके अलावा ये भी खत्म हो गया। इसके अलावा आपको जो चाहिए करने के लिए वो है इन्वर्ट सुगर, राइट ए शॉर्ट नोट। आज का दूसरा इंपॉर्टेंट, वो मोस्ट इंपोर्टेंट था ग्लाइकोसिडिक, ये है आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, राइट ए शॉर्ट नोट ऑन इन्वर्ट सुगर। इन्वर्ट का मतलब होता है कन्वर्ट हो जाना, इन्वर्ट सुगर। तो ध्यान से समझना भाई इसको। ये है आपका सुक्रोज,
सुक्रोज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो मैं बता दूं, ये बाय नेचर डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है सुक्रोज, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को राइट में रोटेट कर देता है। अगर इसमें आप पानी डालोगे तो ये बनाएगा आपका ग्लूकोज और फ्रक्टोज। अब ग्लूकोज जो है ये बाय नेचर कैसा होता है, डेक्स्ट्रो, क्योंकि प्लस साइन आपने देखा होगा, डी पॉजिटिव, पॉजिटिव मीन आपका डेक्स्ट्रो। और लाइट को कितने एंगल पे रोटेट कर देगा, 52.5 डिग्री, इतने एंगल पे लाइट को रोटेट कर देगा ये ग्लूकोज। फ्रक्टोज क्या होता है, लीवो, और लीवो कितना होता है, -92.4, ये लाइट को माइनस यानी लेफ्ट डायरेक्शन में इतना रोटेट कर देगा। अब अगर हम ध्यान से देखें तो सुक्रोज जो कि लेफ्ट हैंड साइड में है, इसका बाय डिफॉल्ट नेचर कैसा है, डेक्स्ट्रो, और इन दोनों को अगर मिला दें, इन दोनों पॉजिटिव नेगेटिव को मिला दे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव ज्यादा है। इसका मतलब ये बाय डिफॉल्ट जो डेक्स्ट्रो था, अब ये क्या बन चुका है, लीवो बन चुका है। इसको बोलते हैं सुक्रोज का इन्वर्ट हो जाना, बदल जाना, इसलिए इस टॉपिक का नाम है इन्वर्ट सुगर। ठीक है, इसको बोलते हैं इन्वर्ट सुगर। अब आपकी जो नोट्स हैं उसमें अगर आप इसको पढ़ोगे तो आप क्या देखोगे, इन्वर्ट शुगर किसे कहते हैं। अगले पेज पे आ गए हम, बहुत जल्दी ये खत्म ही होने वाला है ये। तो इन्वर्ट शुगर जो होता है वो ये होता है, पहले तो इसमें जो इन्वर्ट है, इन्वर्ट को ही खत्म करते हैं। देखो, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, but after hydrolysis it give dextro-rotatory glucose and levo-rotatory fructose. Since levo-rotation of fructose, ये fructose है, ठीक है, वो है -92.4 डिग्री, इज मोर देन dextro-rotation of glucose जो कि है +52.5 डिग्री। अब अगर हम आगे की बात करें तो मिक्सर इज लीव रोटेटरी, इन दोनों को मिक्स कर देता हूँ, मिक्सर क्या हो जाएगा, लीव रोटेटरी हो जाएगा। Therefore, hydrolysis of sucrose bring about a change in sign of rotation from dextro to levo, और इसको कहते हैं, this is called invert sugar। ठीक है, ये था आपका इन्वर्ट सुगर। खत्म। इससे पहले ऊपर हमने क्या किया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अमाइलोज एंड अमाइलोपैक्टिन। तो आंसर है, अमाइलोज जो है वो सॉल्युबल है इन वाटर में, 15 से 20% स्टार्च होता है, ये लॉन्ग अनब्रांच चेन होती है। और अमाइलोपैक्टिन की बात करें तो इनसॉल्युबल है, 80 to 85% स्टार्च होता है, और ये ब्रांच चेन होती है पॉलीमर की। और इससे ऊपर हमने क्या किया था, पॉलीसैकेराइड क्लासिफाई किया था, ये स्टार्च सेलुलोज ग्लाइकोजिन में होता है, और स्टार्च में अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन आता है, इसे याद कर लेना अच्छी तरह। स्टार्च दो तरह का होता है, अमाइलोज अमाइलोपैक्टिन। इससे ऊपर हमने क्या था, एक्सप्लेन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। तो यहाँ पर इसकी डेफिनेशन है, सच ए लिंकेज बिटवीन टू मोनोसैकेराइड यूनिट थ्रू ऑक्सीजन इज कॉल्ड ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ये ऑक्सीजन से जो लिंक है इसी को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। ठीक है, तो ये इसका यहाँ तक का पोर्शन अभी तक होगा खत्म। अब हम चलते हैं आगे। आगे जो आते हैं ये सारे के सारे इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो इस पे बेस्ड है, और ये भी अगर आपने पूरे कर लिए, जो कि आधी क्लास में हो ही जाएंगे यार पूरे, तो आपका ये खत्म होता है। व्हाट इज मीन्ड बाय पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इससे आपका क्या मतलब है, पायरेनोज स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज। जैसे कि आपको पता है पायरेनोज स्ट्रक्चर जो है वो इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोपायरेनोज, अभी अभी बनाया था। और इसी का ही दूसरा नाम होता है, लिख लो अच्छी तरह से ये, इसे हावर्थ प्रोजेक्शन भी बोलते हैं, इसी का ही नाम होता है हावर्थ प्रोजेक्शन। ठीक है, और इसी को बोलते हैं ग्लूकोपायरेनोज भी, ये भी इसी का ही नाम होता है। तो जो नीट मेंस एग्जाम होंगे उसमें ये नाम आपका बहुत आएगा, हावर्थ प्रोजेक्शन, याद रखना बस। तो ग्लूकोपायरेनोज क्या होता है, द 6 मेंबर साइक्लिक स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज, इसको कहते हैं पायरेनोज स्ट्रक्चर, जो कि अल्फा बीटा, इन एनालॉजी विद हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड ऑफ पायरिन। अब आपको बताओ कि हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कौन से होते हैं, चैट सेक्शन में जिसको पता है बता दो यार, जिसको नहीं पता है कोई नहीं। हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड किसे कहते हैं,
एक होता है होमोसाइक्लिक, एक होता है हेट्रोसाइक्लिक। 11th क्लास से रिलेटेड है होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। प्रिया नहीं, ये गलत है। और कोई? होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक, देखो ये जो बेंजीन है ना, ये बेंजीन आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, बेंजीन आपका होमोसाइक्लिक है क्योंकि सारा का सारा कार्बन से ही बना हुआ है, कार्बन कार्बन कार्बन, ये बेंजीन। लेकिन ये क्या होमोसाइक्लिक है? यहाँ कार्बन की चेन जो है वो टूट चुकी है, या नाइट्रोजन आ गया, कार्बन 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 फिर नाइट्रोजन। ठीक है, तो ये चेन टूटने को कहते हैं हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, और ये होता है आपका होमोसाइक्लिक कंपाउंड। ठीक है, होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक। तो अब अगर हम इसको यहाँ देखें होमोसाइक्लिक हेट्रोसाइक्लिक को, तो आपको समझ में आ जाएगा क्यों इन्होंने पायरिन को किस नाम से रिप्रेजेंट किया है, कि पायरिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। पायरिन एक हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। ठीक है, तो क्यों है? इस ऑप्शन की वजह से। आगे अगर हम चलें तो अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज? इसमें स्ट्रक्चरल डिफरेंस क्या है? तो आंसर है इसका, देखो ग्लूकोज में होता है एल्डिहाइड और फ्रक्टोज में होता है कीटोन ग्रुप। ये बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है इसमें। ग्लूकोज में क्या होता है? एल्डिहाइड, और फ्रक्टोज में क्या होता है? कीटोनिक ग्रुप। ये बेसिक स्ट्रक्चरल डिफरेंस है। एक क्वेश्चन है, स्टेट टू फंक्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो इसमें दो फंक्शन में आप बोल सकते हो कि एक स्टार्च है, एक ग्लाइकोजिन है। कार्बोहाइड्रेट स्टोरेज का काम करता है, एज स्टार्च इन प्लांट एंड ग्लाइकोजिन इन एनिमल। तो ये दो फंक्शन बता रखे हैं। स्टार्च इन प्लांट एक स्टोरेज का काम करता है, स्टार्च इन प्लांट, और ग्लाइकोजिन इन एनिमल। इसके अलावा ये क्वेश्चन तो भाई देखो बहुत ज्यादा स्पेशल है, ये तो मोस्ट की पावर 3 इंपॉर्टेंट। इसके लिए हमें कल की क्लास की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, कल तो इसको ही खत्म कर देंगे। अगला जो रहता है वो है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्फा ग्लूकोज एंड बीटा ग्लूकोज? अल्फा और बीटा में क्या फर्क है? आंसर, सारा खेल है C1 कार्बन का। अगर C1 कार्बन में, ग्लूकोज के केस के लिए C1 कार्बन में OH राइट में होता है तो अल्फा है, लेफ्ट में होता है तो बीटा है। और इसी C1 को क्या बोलते हैं? एनोमर। इसी का नाम होता है एनोमर। चलो रीड कर लेते हैं। इन अल्फा डी ग्लूकोज OH ग्रुप एट C1 इज टुवर्ड द राइट, बताया था मैंने अभी। whereas in beta D glucose the OH group at C1 is toward the left. Such a pair of stereoisomers which differ in the configuration only at C1 are called anomer. इन्हें बोलते हैं एनोमर। ठीक है, जो C1 पे डिफरेंस है, और लोएस्ट एसिमेट्रिक कार्बन होता है C5 पे। ठीक है, तो ये आपका अल्फा और बीटा में डिफरेंस इन्होंने समझाया क्या होता है, बेसिक डिफरेंस। अगले पेज पे चलते हैं, और इसी पे इन्होंने अल्फा और बीटा को रिप्रेजेंट कर दिया इस तरीके से। अब तो आपकी आदत बन जानी चाहिए फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से। देखो फिशर प्रोजेक्शन के हिसाब से अगर आप साइक्लिक स्ट्रक्चर कभी भी बनाओ, नॉर्मल ओपन चेन स्ट्रक्चर बनाना तो आपने सीख ही लिया, साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाना और सीख लो। फिशर के हिसाब से साइक्लिक स्ट्रक्चर ऐसा होता है, इसमें 1 2 3 4 और 5 ऐसी लाइन मारनी पड़ेगी आपको, जहां पर आपको पता ही है, ये मान लो पहला नंबर कार्बन है, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा जो कार्बन है लोएस्ट एसिमेट्रिक, वही आपका O से लिंक होता है इन केस ऑफ ग्लूकोज। और नीचे तो छठा कार्बन पता ही है CH2OH। लो बन गया आपका ये ढांचा तैयार हो गया। यहाँ पर 2 से स्टार्ट हो जाओ, राइट लेफ्ट राइट राइट, राइट पे तो यही है ये। और अगर C1 कार्बन पे OH राइट में है तो ये बन गया आपका अल्फा। यहाँ सीधा सीधा बोल सकते हो, ये बन गया आपका अल्फा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। ठीक है, और इसी C1 पे अगर OH कहाँ हो जाए, लेफ्ट में हो जाए, एक बार फिर से ट्राई करो, देखो
1 2 3 4 5 कार्बन नंबर 1 2 3 4 5 6 पे आ गया आपका CH2OH और 5 आपको पता है सीधा लिंक होना है किससे 1 से। थोड़ी प्रैक्टिस करोगे आपको भी ये बहुत आसान लगेगा। तो सेकंड पे क्या है राइट लेफ्ट राइट और बाकी H बना दो। अब यहाँ पर आप देखोगे कि ये OH अगर यहाँ आ जाए और यहाँ से ये हट जाए O, तो अब यहाँ पर आप देखोगे कि C1 पोजीशन पे OH लेफ्ट में है, तो ये आपका क्या हो गया बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज। तो वही ये स्ट्रक्चर आपके नोट्स में दिखाए गए हैं जो कि आप बड़े आसानी से बना सकते हो, अल्फा डी पॉजिटिव और बीटा डी पॉजिटिव ग्लूकोज के बारे में। ठीक है, और आगे चलते हैं। वाई ए सुक्रोज नॉट ए रिड्यूसिंग शुगर। सुगर जो सुक्रोज होता है ये रिड्यूसिंग नहीं होता है, क्योंकि आप सुक्रोज का डायग्राम देखो। सुक्रोज के डायग्राम में आप देखोगे, मैं आपको दिखा देता हूँ सुक्रोज का रियल डायग्राम एनसीईआरटी के अंदर। ये तो नॉर्मल फ्रक्टोज है, ये आपका सुक्रोज है। सुक्रोज में आप कहीं भी देख लो फ्री एल्डिहाइड ग्रुप मिला आपको कहीं पे, फ्री CHO। और जब फ्री CHO है ही नहीं, फ्री कीटोन है ही नहीं, तो क्या ये रिड्यूसिंग टॉलन को रिड्यूस कर देगा? आंसर है नो, नहीं कर पाएगा। ठीक है ना, सारा का सारा साइक्लिक स्ट्रक्चर में जो फ्री CHO होता है वो इस तरह से बंध जाता है, ये चीज हमने सीखी है। तो यहाँ पर कोई भी फ्री एल्डिहाइड नहीं है और यही वजह है कि ये आपका रिड्यूसिंग शुगर नहीं होता। बिकॉज आंसर क्या लिखोगे, बिकॉज रिड्यूसिंग ग्रुप ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज आर इन्वॉल्व इन ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, तो वही ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना देते हैं वो, तो उनके पास यार फ्री कहाँ से होगा। ठीक है, जो CHO था वो बेचारों ने क्या बना दिया, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना दिया उसी से। ये देखो, ये रहा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जो फ्री CHO था उससे इन्होंने ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बना लिया। तो ये यहाँ पर कोई भी फ्री है ही नहीं CHO जो रिड्यूसिंग शुगर इसे बोले। एंड द फाइनली द लास्ट वन, लास्ट क्वेश्चन है हमारा और वो है मेंशन द स्ट्रक्चरल फीचर कैरेक्टराइजिंग रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कैसा होना चाहिए? आंसर द शुगर विच रिड्यूस फैलिंग एंड टॉलन, तो पता ही आपको इसे रिड्यूसिंग शुगर बोलते हैं। और कैसा होना चाहिए, तो उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर बताया सभी मोनोसैकेराइड कंटेनिंग फ्री CHO या फिर फ्री कीटोन, इसे कीटोन बोलेंगे, आर कॉल्ड रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर वो होते हैं जिनमें फ्री CHO या फ्री कीटोन हो रिड्यूस करने के लिए। तो ये न्यूक्लिक एसिड की क्लास कल से हो जाएगी आपकी स्टार्ट। यहाँ तक जो पोर्शन था इसका ये तो हो गया खत्म। ठीक है, तो मिलते हैं कल की क्लास में। न्यूक्लिक एसिड इसमें DNA, RNA, क्रोमोसोम, हेरिडिटी ट्रांसफॉर्मेशन, यूरेसिल, एडेनाइन, ग्वानिन, साइटोसिन सब पढ़ेंगे। ठीक है।